सिनेमाघरों में आज बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर द रिवेंज रिलीज हुई है। आदित्य धर की इस फिल्म में तमाम मुद्दे दिखाए गए हैं, खासतौर पर नोटबंदी, अंडरवर्ल्ड, पाकिस्तानी कनेक्शन, इसके साथ साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दिखाया गया है। इसकी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, दरअसल वो है गैंगस्टर से नेता बने माफिया अतीक अहमद, जो कि अब मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। उनकी चर्चा हो रही है। इसमें अतीक अहमद का भी किरदार आतिफ अहमद के रूप में दिखाया गया है। उस फिल्म में उनका कनेक्शन अतीक अहमद यानी कि आतिफ अहमद का कनेक्शन आईएसआई से दिखाया गया है। इसके साथ साथ हथियारों का लेन देन और नोटबंदी के दौरान भी बातचीत दिखाई गई है। और यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से यूपी जैसे बड़े सूबे में, जहां से देश की राजनीति तय होती है, अतीक अहमद यह चाहता था कि वह पाकिस्तान के समर्थन से यूपी की सत्ता को बदल दे। इन तमाम सवालों पर क्या अतीक अहमद इतना खूंखार था? क्या उसका कनेक्शन वाकई आईएसआईएस से था? पाकिस्तान से हथियारों का लेन देन था? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ रिटायर्ड आईजी लालजी शुक्ल जी हैं, जो कि प्रयागराज में एसपी सिटी रहे, यहां पर वो एसएसपी जैसे पदों पर रहे और एक दो नहीं बल्कि करीब 5-6 साल तक यहां पर एसपी सिटी के पद पर रहे। और उस दौरान अतीक अहमद के चकिया स्थित कार्यालय से उसका कॉलर पकड़कर उन्होंने उसे गिरफ्तार भी किया था। तो ऐसे तमाम यादें हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और फिल्म को लेकर भी उनसे बातचीत करेंगे। सर, इस समय एक बार फिर से अतीक अहमद चर्चा में है, जो कि गैंगस्टर से माफिया बने। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में, जाबाज पुलिस अधिकारी, निडर पुलिस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। आपने अतीक अहमद को उस दौर में गिरफ्तार किया जब उसकी तूती बोलती थी। तो क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? अब ये धुरंधर द रिवेंज फिल्म मैंने देखा नहीं है, आपके मुंह से सुन रहा हूँ। आज ही रिलीज हुई है सर। तो ठीक है, लेकिन उसमें जो कंटेंट अतीक से जुड़े हुए हैं उसके बारे में आप जो पूछना चाहेंगे, जो मेरी जानकारी मेरे कार्यकाल या सेवा तक जो है मुझे पता था, वो मैं सब आपको बताऊंगा। अतीक अहमद को इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से वो जो है एक गैंगस्टर था, उसका कनेक्शन आईएसआईएस से था। नोटबंदी के दौरान तमाम जगह उसकी बातचीत होती है, हथियारों की सप्लाई करता था। ऐसे क्या इतना खूंखार था अतीक अहमद? अब खूंखार के बारे में तो अपराधी तो था ही, सातिर अपराधी था, धूर्त था और जो है वो चालबाज था। तो अब ये सब समग्रता में तो वो खूंखार हो ही जाता है, क्योंकि उसने तमाम हत्याएं की है और कराई है जी। और आर्थिक क्षेत्र में और जगह भी उसने जो है तमाम धोखाधड़ी से जो है पैसे कमाए। तो ये चीज़ें सारी हैं, तो वो उसको भला तो कहा ही नहीं जाएगा। और क्या नाम, समाज के लिए आतंक था, समाज के लिए खतरा था, तो खूंखार था ही। जी, अगर हम बात करें सर, आप यहाँ पर पुलिस अधिकारी रहे, लंबे समय तक एसपी सिटी रहे, एसएसपी रहे, तो अतीक अहमद का इमरजेंस कहाँ से हुआ? उसके बारे में, किसको मारकर कब वो यहाँ पर माफिया के रूप में राज करने लगा? बड़ा ये कहानी बहुत, ये इसका घटनाक्रम बहुत लंबा है, लेकिन मूल रूप से ब्रीफ में मैं आपको बताऊं कि ये कसारी मसारी का रहने वाला था। हाजी फिरोज इसके पिता थे, तांगा चलाते थे। घर में बहुत नॉमिनल खेती थी। बचपन इसका बड़ी माने मुफलिसी में भी था। लेकिन ये रंगबाज शुरू का था जो है, तो पहले छोटी मोटी बात करता रहा, फिर करता रहा। इसमें शौक बहुत था अपराधी, क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं, आर्थिक जो है संपन्नता थी नहीं, तो अपराधी एक क्षेत्र था जिससे इसको पहचान मिल सकती थी। ये करता रहा। उसके बाद जो है ये 79 में इसने खुलदाबाद में अपराध किया, फिर 81 में अपराध किया, जा कर के बिहार में, इसमें झारखंड में पड़ता है। तो इस तरह से मनबढ़ और अपराध के क्षेत्र में मजबूत कदम रखने लगा था। उसी समय यहाँ उस समय एक सातिर अपराधी और माफिया गैंगस्टर जो है चांद बाबा हुआ। ये दौर है 86, 87, 88 का जो है। और वो कई हत्याएं वहीं लोकल में, ठटेरी बाजार में, और जो है कई किया, अपने भाई का बदला लिया। चांद बाबा ने हत्याएं की थी? हाँ, तो ये किया। उसमें एक नीम हकीम वैद को भी मार डाला था। ये उसके जो है
आकर्षण में आ गया, उसका शिष्य बन गया। वो जो है जेल में था, उसी इसमें उसने नगर निगम का चुनाव लड़ा था, जीत गया था, जेल से जीता था जी। ये गया था, उसको छुड़ा करके लाया था जुलूस में। तो इसमें उसके प्रति जो है उससे उत्साह इसको बढ़ा। अब आया 89 का इलेक्शन। 89 के इलेक्शन में उसने चाँद से ही कहा, तो कहा ठीक है लड़ लो। जब वो नॉमिनेशन फाइल कर दिया तो उसको लोगों ने चाँद को उकसाया। शौक़ इलाही उसका नाम पहले का था। चांद बाबा का नाम शौक़ इलाही था। शौक़ इलाही। तो जब वो नॉमिनेशन फाइल कर दिया तो इसके लोगों ने इसको कहा तुम्हारा तो चेला जो है चुनाव लड़ रहा है, तुम भी लड़ो। इसने भी फाइल कर दिया। इंडिपेंडेंट वो भी लड़ा था, ये भी लड़ा था। उसने मना किया, ये माना नहीं। वोटिंग हो चुकी थी। काउंटिंग के पहले जो है रोशनबाग में ये जो है दिन दहाड़े बमबाजी हुई और उसमें चाँद मारा गया। अच्छा, चांद बाबा जब मारा गया तो आरोप किस पर गया? अब आरोप जो है इसी पर गया था, अतीक अहमद। इसलिए कि सामने जो है बमबाजी हुई थी, दिन दहाड़े बमबाजी हुई थी। गैंगवार कह सकते हैं। गैंगवार हुआ था, बिल्कुल टोटल गैंगवार था। मतलब अतीक अहमद वहीं से माफिया के रूप में स्टैब्लिश हो गया। अपने उसके बाद जो है हुआ और काउंटिंग जब हुई तो ये 25,000 के आसपास वोट पाया था, जहाँ तक मुझे याद है। अतीक अहमद और ये जीत गया। जीत गया। और जब जीत गया तो वहाँ से इसकी राजनीतिक यात्रा शुरू हो गई। राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, उससे मुलायम सिंह सरकार जो है गवर्नमेंट बनाए तो ये कुछ अपना उनको समर्थन कर दिया और तब से उनके पीछे उनके समर्थन में लगने लगा। और इसको फिर ये इसका गैंग ठीक ठाक हो गया, इसके संबंध ठीक ठाक हो गए, इसको राजनीतिक सपोर्ट मिल गया और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन चीज किसी जो है को बढ़ने के लिए अगर राजनीतिक समर्थन हो, सामाजिक हो और आर्थिक हो तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में होगा बढ़ जाएगा। मतलब उसका विस्तार होता गया सर। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अगर हम कहें कि वो एक राजनेता के रूप में तब तक 89 के चुनाव के बाद इस्टेब्लिश हो गया तो उसका प्रभाव हम माने तो कहाँ तक प्रभाव था? प्रभाव ये है कि प्रशासन उसके सहयोग में आ गया। चूँकि सत्ता सहयोग में थी तो मुख्यमंत्री के अगेंस्ट जा कौन सकता है? भले ही इंडिपेंडेंट था लेकिन सत्ता उसके समर्थन से थी, इसलिए वो चला। और सब उसका सारा मामला, सारा उसका व्यवसाय, अपराध, दबदबा सब सुगम होता गया। अच्छा, बताते हैं कि रेलवे में जो स्क्रैप का कारोबार था उसमें उसका बड़ा दखल था और उसमें आगे काफ़ी बढ़ गया, वो काफ़ी पैसे कमाए वहाँ से। बहुत, बिल्कुल आपने सही कहा। स्क्रैप के कारोबार में इसकी मुख्य कमाई का एक बड़ा हिस्सा स्क्रैप के कारोबार से था। चोरी कराता था, बेसिकली नंबर 1 का माल 1 ट्रक निकालता था और 10 ट्रक माल जो है स्क्रैप से की चोरी करता था। उसमें ऐसा नहीं कि वो केवल दबंग गई, रेलवे के अधिकारियों को मिला करके, लोकल लोगों को मिला करके ये सब करता था। ऐसा बड़ा पैसा इसने इसी कार्य में 12 फर्मों के माध्यम से इस कार्य को संपन्न किया। और उन 12 फर्मों में सब फेक फर्म, केवल 2 फर्म रजिस्टर्ड और 12 फर्मों में 2 फेक रजिस्टर्ड और 10 जो है 12 में केवल 2 रजिस्टर्ड और 10 फेक। और इस पर हुआ तो जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने जांच करानी शुरू की जी। तो रेलवे से डाटा लिया, पता चला तो अंत में फिर जो है जांच कराने के बाद इस पर 117 मुकदमे, 116-17 एक साथ दर्ज हुए थे धुमनगंज में जी। अब ये देखिए कहीं न कहीं टेक्निकल ग्राउंड का माने इसने हाई कोर्ट में रिट डाला। अब उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। ये FIR क्वेश कराने में सफल हो गया। मतलब हाई कोर्ट ने एक साथ 116-17 मुकदमों की जो FIR थी उसको क्वेश कर दिया। धुमनगंज में हुआ था जी। हम इसके लिए परमिशन मांगे, परमिशन मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करने के लिए जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं वो सब दे करके वो कराए थे। तब तक सरकार बदल गई,
बिल्ली के भाग से शिखर टूट गई और ये जो है वो ये एसएलपी दाखिल नहीं हो सकी, इसलिए तो इस तरह से वो हो गया जी। अब आगे और जो पूछे बताऊं क्योंकि इसके अलावा सर इस मामले में एक जब आप एसपी सिटी थे तो बताया जाता है एक वाकया था, क्या मामला था जब आप उसके दफ्तर से उसको पकड़ के ले आए और वो क्या पूरा मामला था? अच्छा, अब उसके दफ्तर से मैं 2 बार पकड़ के लाया था, एक बार नहीं 2 बार। 2 बार क्या क्या हुआ? और तीसरी बार जो है लखनऊ से गिरफ्तार कराया था इसके आवाज से, दारू सभा से। ये तीनों बार के सर वो जिक्र करें जरा, क्या है, हम दर्शक जानना चाहेंगे। ब्रीफ में कहूँगा क्योंकि लंबी कहानी फिर। जी बिल्कुल। ये बात 1996 की है, ठीक। और माघ मेला चल रहा था, जनवरी फरवरी का महीना था, 19 जनवरी 1996। जी। सिविल लाइंस में एक अग्रवाल लड़का था, उससे और इसके भाई अशरफ से गाड़ी खड़ी करने को विवाद हुआ। उसने शायद एक आध झापड़ मार दिया था। फिर वो हुआ जब वो पता चला तो उसने कि अतीक के भाई है तो उसने माफ़ी मांगी है। उसने अतीक ने अपने घर पर बुलाया, वहाँ भी माफ़ी मांगा, कहा तुम बहुत गलत किए हो, जाओ। और ये बात पहले की है, कुछ दिन पहले की। 19 जनवरी को वो अपनी गाड़ी से आ रहा था तो अग्रवाल जो बच्चों के डॉक्टर थे, उस पर क्या नाम है, जो जागृति हॉस्पिटल के मालिक रहे हैं, उनका नर्सिंग होम पहले अलग था जो है जी। तो वो लोहिया मार्ग पर था जहाँ तक मुझे उसी पर था जी। तो ये जो है वहीं इसने अशरफ ने अपने साथियों के साथ उसकी गोली मार के हत्या कर दी। जी। तो उसमें उस समय हम एसपीआर द्वाबा थे जो आज कौशाम्बी क्षेत्र है। तो एसएसपी साहब थे श्री रजनीकांत मिश्रा जी, उन्होंने हमको बुलाया। एसपी सिटी उस समय थे अभय प्रसाद जी। हम लोग गए, मौका देखे, वो मुकदमा दर्ज हुआ सिविल लाइंस में। फिर उन्होंने कहा आप इस इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर दीजिए। तो तफ्तीश चल ही रही थी, एफआईआर दर्ज था। तो अतीक ने जो है एफआईआर क्वेश्चनिंग के लिए हाई कोर्ट में अर्जी डाल दी। अर्जी, उसमें एक तथ्य आया कि घटना के समय अशरफ यहाँ नहीं, थाना चंदौली में थाने में निरुद्ध थे आर्म्स एक्ट में। हमने चौंका गया। फिर रिकॉर्ड निकाला गया तो वहाँ उसमें उसकी गिरफ्तारी थी ही नहीं, मैंने वो फर्जी दिखाई गई। फर्जी एफिडेविट दिया था हाई कोर्ट में? नहीं थी गिरफ्तारी, वहाँ के पुलिस से मिल करके इसने करा दिया था। ओके। उसमें इसका एक परिचित वहाँ का इंस्पेक्टर था, उससे उसने फर्जी अरेस्ट 25 आर्म्स एक्ट में। फिर वो देखा गया जेल से, तो वो मामला ये अरेस्ट इसकी जगह पर किसी और को कर दिया था, खड़ा कर दिया था। और जब रिपोर्ट दी गई माननीय हाई कोर्ट को, तो ये देखा कि हमारी रिट खारिज हो जाएगी, तो इसने विड्रा कर लिया। पैर भी बहुत तगड़ी हुई थी। पहली बार ये हाई कोर्ट से झटका खाया। उसके बाद उस समय गवर्नर रूल लागू हो गया था यूपी में, तो इसने पैरवी करके मामले को सीबीसीआईडी ट्रांसफ़र करा दिया। और जब सीबीसीआईडी ट्रांसफ़र हुई तो तफ्तीश वहाँ चली गई, ये बच गया। लेकिन समय लगा, अगस्त 96 में, अगस्त 96 आ गया, 8 महीना लग गया। मतलब जनवरी से घटना और 8 अगस्त आ गया। तो सीबीसीआईडी के एक इंस्पेक्टर थे धीरेन्द्र राय, वो यहाँ पहले इंस्पेक्टर कोतवाली रह चुके हैं। तो वो जो है एसएसपी के पास गए, गिरफ्तारी का अधिपत्र है। तो एसएसपी साहब ने हमको बुलाया और जो है पहले हमको बुलाया, किसी को नहीं बताया कि इसकी गिरफ्तारी होनी है। हमने कहा हो जाएगी। तब भी हम जो है द्वाबा ही देख रहे थे। फिर हमने सारा फोर्स पुलिस लाइन में बुलाया और एक आदमी लगा दिया कि ये है कहाँ। तो
एसपी सिटी भी वहीं आए, उनको भी नहीं पता। जी। मैंने उनको भी नहीं बताया, एसएसपी ने बताया। लेके चले, किसी को पता नहीं कहाँ जा रहे। हम सीधे पहुँचे, वो आदमी हमारा वहीं सोर्स खड़ा था कि अंदर बैठा है। तो हम और अभय प्रसाद एसपी सिटी साहब और एक गनर अंदर गए। मैंने कहा, विधायक जी आप गिरफ्तार किए जाते हैं। बाकी पूरा ऑफिस घेर लिया, सब घिरा हुआ था, अंदर 20 लोग बैठे थे। बिल्कुल। कालो साहब गिरफ्तार हो गए। मैंने उसकी हम, आप जो खूंखार कहते हैं, खूंखार तब तक कोई होता है जब तक उसका पीछा नहीं किया जाता है। कानून अगर पीछा करे तो कानून में बड़ा बल है। उसके सामने एक सीआरपीएफ के आईजी साहब बैठे थे, जो अपने लड़के की सिफारिश मुलायम सिंह यादव से कराने के लिए बात कर रहे थे, बैठे थे, बात कर रहे थे। तो एक कांख में हाथ हम डाले, ऐसे जैसे आप बैठे अतीक हैं, इसे मैं डाला, मतलब इस तरह से आपने हाथ डाला, ऐसे ये किए जी। और उधर से वो हुआ, हाँ यस, और ले आके गाड़ी में बैठाए और चल दिया। अतीक ने कोई विरोध नहीं किया उस समय? कुछ नहीं कहा, लो साहब गिरफ्तार हो गए। अच्छा, खुद गिरफ्तारी दे दी विधायक? अरे नहीं, पकड़ लिए। जब जाता कहाँ, जाता तो गोली मारते जी, ऐसा नहीं है जी। तो है, और जेल गया उस समय। अरे 30 पिस्टल लुंगी में खोसे था जी, वो हमने पिस्टल कब्जे में लिया, रिकवर कर ली। हाँ, और ले आके गाड़ी बैठाए, चल दिए। फिर सिविल लाइंस पहुंचे। उसके बाद रात में ही वारंट बनवाया गया, जेल गए। जेल दाखिल करने गया, इसके लोग, तमाम लोग, 50 लोग गए। वही नैनी ब्रिज पर मार लाठी मार करके भगा दिया गया, जेल दाखिल कर दिया गया। वो गिरफ्तारी थी। फिर वो छूटा है बाद में, 4-6 महीने बाद जब चुनाव आया तब छूटा है। उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है, बड़ा लंबा हो जाएगा। दूसरी गिरफ्तारी कब हुई थी, कहाँ से, शॉर्ट में बताएं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दूसरी गिरफ्तारी 15 फरवरी 2002 को हुई जी। 15 फरवरी 2001 को जी। किस मामले में गिरफ्तारी? कुन्नू एक सभासद था जी, कोतवाली क्षेत्र का जी। 1994 में उसने इसकी हत्या करके उसकी लाश वहीं कब्रिस्तान में, चकिया कब्रिस्तान में फेंक दिया था जी। दायरा बहादुरगंज का सभासद था जी। मुकदमा दर्ज हुआ था खुलदाबाद में, क्योंकि चकिया खुलदाबाद में पड़ता है। फिर जब तफ्तीश हुई तो फिर इसकी एक मोडस ऑपरेंडी थी कि तुरंत सीबीसीआईडी ट्रांसफर कराता था केस, सीबीसीआईडी चली गई। बिल्कुल। अब होता रहा, वो से निर्द्वंद था। कानपुर में तफ्तीश हो रही थी, फिर कानपुर के इंस्पेक्टर साहब ने यहाँ गिरफ्तारी का वारंट एसएसपी साहब को भेज दिया। तो एसएसपी साहब उसमें थे श्री पीके तिवारी साहब, प्रमोद कुमार तिवारी। हाँ, उस समय मैं एसपी सिटी था जी। उन्होंने हमसे कहा कि अतीक की गिरफ्तारी होनी है। हमने कहा हो जाएगी। उस दिन हमने जो है धूमनगंज थाने का मुआयना रखा था, तो गिरफ्तारी होनी थी। तो हमने फिर एक आदमी लगाया और हम जो है मुआयना करने चले गए। वहाँ सीओ धूमनगंज थे, सीओ सिविल लाइंस जो है क्या नाम है धर्मवीर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर सिंह मुआयना कर ही रहे थे। वो जो आदमी टेलीफोन किया, कहा सर बैठा है। तो कार्यालय में ही? हाँ, कार्यालय में, उसी चकिया कार्यालय। हाँ। फिर जो है इंस्पेक्टर कोतवाली को मैंने कहा फोर्स लेकर के खुलदाबाद पुल के पास पहुंची है। मैं इधर से गया और गाड़ी वहीं खड़ी करके अंदर गया। फिर उसी तरीके से पकड़ करके गाड़ी में लाद करके सिविल लाइंस ले आ दिया। तो ये 15 फरवरी 2001 की गिरफ्तारी है। अब आगे पूछिए। इसके बाद तीसरी गिरफ्तारी दारुल शफा से लखनऊ में कब कराई, किस मामले में? ये 2002 में हुआ था, 2002 जुलाई का मामला था। तो सूरजकली ये विधानसभा फिर जीत गया था, वो चल रहा था। तो सूरजकली एक है झलवा में महिला है, उसी का एक प्रकरण था, मुकदमा दर्ज हुआ। उसके पति को गायब करने का मामला। वो दूसरा, वो उसके कई मामले, पति ब्रिजमोहन बुच्चा को अलग गायब किया, उसका ज़मीन फर्जी निकाल लिया, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, लोगों को बेच दिया मकान, लेकिन खारिज दाखिल हो नहीं पाया था जी। तो ने दिया, तो यहाँ से टीम भेज करके
अरेस्ट करवा लिए, फिर पुलिस लाइन में आए, फिर गैंगस्टर वगैरह लगवाए। तो इस तरह से 3 बार गिरफ्तारी। अब आगे पूछिए। सर 3 बार आपने गिरफ्तारी की, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि 3 बार की गिरफ्तारी के बावजूद कभी आपको ऐसा उसने धमकाया हो, पुलिस अधिकारी होने के नाते उसकी ऐसी हिम्मत पड़ी माफिया होने के बावजूद? उसकी औकात क्या थी? अब भले कोई ये कहे कि इस समय मर गया है, अरे हम तो उसके जीने से, उसके मरने से पहले 10 साल तक यहाँ जो है घर बना के रह रहे हैं, तो उसकी औकात नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ करता। हाँ, वो ये बात ज़रूर कहता था कि ये मुंशी जी का मैं फल भोग रहा हूँ, हमको मुंशी जी कहता था। ये कि ये लिखा पढ़ी बढ़िया करते हैं, ये सारा इतना हमारा रिकॉर्ड बना दिए हैं कि मैं उसी को झेल रहा हूँ। और उन्हीं रिकॉर्डों पर ये जो है, जब नैनी वाला कांड हुआ था एग्रीकल्चर का, तो वो सारा उसका वही रिकॉर्ड सब पेश किया गया, जिसमें हाई कोर्ट ने ही जो है इसके खिलाफ जो है वो बेल कैंसिलेशन के आदेश दिए गए, और उसके बाद इसकी मुश्किल बढ़ती गई। हाँ, आगे पूछिए। सर इसके बाद जो अगर हम बात करें, ये जो पूरा सिनेरियो है जिसको माफिया के रूप में, गैंगस्टर के रूप में, राजनेता के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया, अब उस पर फिल्में बन रही हैं, इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, तो हम ये माने कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान से था। चूंकि जब यहाँ पर उमेश पाल की हत्या हुई, तो जो यहाँ पर पुलिस की विवेचना, उसमें भी यह बात सामने आई कि पाकिस्तान से हथियार इसने मंगाए थे। देखिए, इसके संबंध मुख्तार से थे, और इसका संबंध बम्बई में था, अंडरवर्ल्ड से था। अंडरवर्ल्ड से था। इसके संबंध जो है रहे। अब चूंकि उस समय चर्चा तो थी, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि इसके ISI या जो है पाकिस्तान से संबंध थे, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी संभावना ज़्यादा है कि इसके संबंध रहे। अच्छा, एक सवाल ये भी है सर कि एक बात फिल्म में दिखाई गई है कि ये पाकिस्तान समर्थित सरकार यूपी में बनाना चाहता था, चूंकि राजनेता था, तो ऐसी भी संभावना हो सकती है? अब देखिए, इस बारे में ये पॉलिटिकल कमेंट है, इस पर मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जुड़ा किससे था? श्री मुलायम सिंह यादव से। और मुलायम सिंह यादव जी को मुस्लिम परस्त कहा जाता है, इसमें कहीं कोई संशय तो है नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए इस पर कुछ भी आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब लेकिन हम नहीं कहते हैं कि सारे मुस्लिम पाकिस्तान परस्त हैं जी। तमाम विरोधी हैं, इस देश के हैं, देशभक्त हैं, लेकिन इसकी बात कम ही है कि वो पाकिस्तान परस्त सरकार बनाना चाहता था। इसके इतनी औकात नहीं थी, न ये इतना बड़ा जो है राजनीतिक रूप से इलाहाबाद के बाहर नहीं जा पाया। हाँ, समाजवादी पार्टी के नाते 2004 में फूलपुर से MP हो गया था। अच्छा, 2 छोटी छोटी घटनाएं, बहुत छोटा कमेंट लेंगे। एक तो 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की जो हत्या की, एक जीवन की इसकी भूल मानते हैं। दूसरा, जब इसने उमेश पाल पर अटैक किया 24 फरवरी 2023 को, और उमेश पाल की हत्या की, 2 सरकारी गनर मारे गए, तो वो उसके लिए काल बन गया। देखिए, सांसद चुन लिया गया, उपचुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें राजू पाल जीत गया, तो ये इसने विधायकी अपनी बपौती समझी थी। तभी तो जब इसकी बपौती चली गई, तो इसको वापस लाने के लिए इसने उस लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए उस विधायक की हत्या कर दी, और हत्या कर दी और करा दी। इसमें इसकी सक्रिय भूमिका थी। चूँकि मामला विवेचनाधीन है और कोर्ट में भी है, इसलिए मैं नहीं स्पष्ट कहूँगा, जबकि स्पष्ट भी जानता हूँ कि इसने जो है कर दी और करा दी है जी। लेकिन ये कि जब उमेश पाल की हत्या और जो है इसने तो ये भी इसके कोढ़ में खाज की तरह से हुआ, ये मामला चलता गया, और उसी से उत्पन्न उसी का बाई प्रोडक्ट उमेश पाल था, और जो है जिसकी फिर इसने दूसरी वो की कि इसको बरवा दिया। जबकि तो इसका विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसकी बुद्धि विपरीत हो गई थी, क्योंकि इसके पापों का घड़ा भर चुका था और ये अतीत था, इसको अतीत होना था, इसलिए ये कदम बढ़ाता गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, मतलब जो फिल्मों में दिखाया गया है धुरंधर द रिवेंज में, उनमें जो चीज़ें कही गई हैं, कुछ हाइपर बोल हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ सच्चाई ये मानते हैं आप? अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, नोटबंदी ऐसा है
कि सारी फिल्में काल्पनिक तो होती नहीं हैं, जी उसके कोर में जरूर सत्यता रहती है। जी इसलिए सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। नोटबंदी पर कोई टिप्पणी नहीं और चीज़ों पर कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि ये सरकार के फैसले हैं। सरकार के फैसले हैं। जो नहीं, उस दौरान नोटबंदी के दौरान उसका जो कनेक्शन सामने आया था नोटबंदी को लेकर, उस पर सवाल है कि उसके कनेक्शन हो सकते हैं पाकिस्तान से, अंडरवर्ल्ड से। नोटबंदी से पाकिस्तान का कनेक्शन क्या हो सकता है? नोटबंदी का तो ये था कि नोटबंदी का एक प्रमुख कारण इधर रखाया गया था कि फेक करेंसी जो है ज़्यादा सर्कुलेशन में है, उसको रोकना है और आगे जो सरकार की नीयत रही हो। लेकिन फेक करेंसी ये सही है, इसका तो मैं साक्षी हूँ कि फेक करेंसी का सर्कुलेशन पाकिस्तान से ही होता था। मैं बहराइच में था तो एक जो है अपराधी को पकड़ा था जो फेक करेंसी का सप्लायर था, उसने सारी डिटेल बताई थी। तो फेक करेंसी, अगर फेक करेंसी उससे है और इसका है तो इसके लिंक को भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो निश्चित तौर पर सर ने तमाम बातें बताई। आप यहाँ आईजी पद से रिटायर हुए हैं लालजी शुक्ल जी, जिन्होंने 3 बार अतीक अहमद को गिरफ्तार किया, 2 बार उसके चकिया स्थित कार्यालय से 1996 में और 2001 में, और 2002 में दारुल शफा जो विधायक निवास लखनऊ में है वहां से गिरफ्तार किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से अतीक अहमद ने अपराध से राजनीति में कदम रखा, उसके बाद लगातार उसका वर्चस्व बढ़ता गया। वो स्क्रैप के कारोबार में आया, 12 कंपनियां बनाई जिसमें सिर्फ 2 रजिस्टर थी, 10 फेक कंपनियां थी, उसके जरिए उसने बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और समाजवादी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़कर उसने राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित किया। और उन्होंने यह भी कहा है कि फिल्म जो धुरंधर द रिवेंज है उसमें जो चीजें दिखाई गई हैं अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, उससे भी कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता। और उसकी जो मंशा थी, जिस तरह का वो अपराधी था, उस मामले में कहीं भी कुछ हो सकता है। फिल्में सत्य पर आधारित होती हैं, कुछ कल्पना हो सकती है, लेकिन यह फिल्म उनका कहना है कि उसके कथानक और उसके अपराध के इर्द गिर्द हुई घूमती नजर आ रही हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।